चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये जो लेक्चर रहेगा वो जिन जिन टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बेसिस पर ही रहेगा। ये मत सोचना कि एंडोक्राइन सिस्टम के लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी और फिर उसको लेबल करके उसके फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिकली इसके हार्मोन्स याद करने पड़ेंगे। एक दो हार्मोन पूछ लिया जाएगा तो उसका फिर फंक्शन पूछेंगे आपसे। यहाँ से नर्वस सिस्टम में भी आपको रिफ्लेक्स एक्शन या फिर आर्क या फिर नर्व इंपल्स कंडक्शन के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है लोब्स ऑफ ब्रेन। ये क्या है? ब्रेन के डिफरेंट एरियाज हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो आपका फ्रंटल लोब है ये आगे वाला एरिया है, तो ये आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है, आप कितने जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपके पास है पैराइटल लोब जो आपके लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप कैसे वर्ड्स को रिकग्नाइज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे की तरफ है। इसका काम क्या है? आपकी विजन को कंट्रोल करना। फिर आपको यहाँ पर एक लोब दिखाई दे रही है टेम्पोरल, जो साइड्स पर दोनों तरफ रहेगी। इस टेम्पोरल लोब का काम है आपको हेल्प करना आपके हियरिंग में कि आप क्या सुन रहे हो वो सेंस करवाना आपको। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ब्रेन के 3 पार्ट्स देखें वो कौन से हैं, अगर मैं ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो वो कौन से रहेंगे? वो रहेंगे फोर ब्रेन, जो आगे वाला हिस्सा रहेगा फोर ब्रेन, जो सबसे बड़ा पोर्शन रहता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम के बारे में इसी को ही हम मेन थिंकिंग पार्ट बोलते हैं। यही क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। ठीक है। उसके बाद ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। अगर हम उनको ऐसे ओपन करते हैं, जो मिडिल में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। तो ये क्या है? मिड ब्रेन, मिडिल में है ना, तो मिड ब्रेन ये आपके विजन एंड आपने क्या सुना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब विजन एंड ऑडिटरी सेंसेशन के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। थर्ड जो हिस्सा है वो कौन सा है? वो है हाइंड ब्रेन, जो पीछे की तरफ रहता है। हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स बनते हैं। वो कौन से हैं? इसमें सेरेबेलम रहेगा, पोन्स रहेगा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा रहेगा। ये 3 हिस्से रहेंगे। तो ये 3 हिस्से क्या हैं? सेरेबेलम। ठीक है। सेरेबेलम, ब्रम नहीं है, बेलम छोटा पोर्शन है, ब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। सेरेबेलम, देन पोन्स एंड देन इसके बाद एक और हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है। ये हिस्सा जो सेरेबेलम है वो आपकी बॉडी के पॉस्चर को कंट्रोल करता है। मतलब आप सीधे खड़े रह सकते हो, इस बात के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आप बैठे बैठे गिरते नहीं हो, तो ये वो वाला सीन नहीं होने देता जो ऐसे ऐसे आप अगर गिर जाओ तो ये उस चीज को कंट्रोल करेगा। फिर आता है पोन्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला जो पहले बात करते हैं इसकी, मेड्यूला आपके सारे जो हम कह सकते हैं गंदे गंदे से काम, हिचकियां आना, आपका खांसना या फिर उबासियां लेना, है ना, यार्निंग, कफिंग, या फिर आप कह सकते हो एब्रप्ट्स करना, डकार लेना, वो सारे ये कंट्रोल करता है। वॉमिट करना ये भी वही कंट्रोल करेगा। और इसका एक और काम है, ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। वो आपका एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये भी करवाएगा ये। और वही रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करवाता है ये पोन्स। तो पोन्स भी जो है वो किसमें इन्वॉल्व है? रेस्पिरेशन में। तो ये थे ब्रेन के डिफरेंट हिस्से और ये उनके मैंने फंक्शन आपको बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट आप कर ले जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रेन स्टेम। तो जो हाइंड ब्रेन में आपने पढ़े 2 हिस्से, मतलब आपका पोन्स एंड मेडुला, ये 2 आपने यहां से एमपीएम याद कर लेना। एमपीएम यहां से मिड ब्रेन याद करना, मिड ब्रेन, उसके साथ पोन्स और उसके साथ मेडुला। तो ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बना रही हैं? ब्रेन स्टेम। इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास जो रहता है
कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या आपसे पूछे नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं, उसके बाद नर्वस सिस्टम के पार्ट्स अगर पूछ लें तो आप क्या बताओगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, तो वो आप बताओगे ब्रेन प्लस ये स्पाइनल कॉर्ड, जो किस में एनक्लोज रहती है, वर्टेब्रल कॉलम में। ठीक है, बस इतना याद रखना। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रेन जो है वो शॉक से कैसे बचता है। ब्रेन के अराउंड बच्चों लेयर्स मौजूद रहती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, जिनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी मौजूद होती है, जिससे जो शॉक वगैरह है उनसे ब्रेन अपने आप को बचाता है या इंजरी से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपने याद रखना है। पढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जिसके अंदर हमें न्यूरॉन्स को पढ़ना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर ब्रेन के सेल्स की बात करें तो वो है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के सबसे बड़े सेल्स हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में ब्रेन से शुरू होकर पैरों तक जाकर के फिर से फोल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये छोटे भी हो सकते हैं, इनके जो नर्व एंडिंग्स है वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में मौजूद हैं, सो दैट आप सेंस कर सको किसी भी बाहर से आए हुए सिग्नल को। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये हैं, आपको पता है, डेंड्राइट्स, इनके बाद ये है न्यूक्लियस, ये सेल का है न्यूरोप्लाज्म, जिसको हम क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म, तो ये है न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, इस पूरे को हम बोल सकते हैं सेल बॉडी। अब इन्हीं में से कोई एक डेंड्राइट हो जाती है बड़ी, उसी डेंड्राइट को हम बोल देते हैं एक्सॉन, जो बड़ी हो जाती है साइज में। फिर वो आगे ब्रांचिंग में डिवाइड हो जाती है, इन ब्रांचेस को फिर हम बोल देते हैं एक्सोनल एंडिंग्स। ठीक है, अब ये डिफरेंट सेकंड न्यूरॉन है, इसके भी यही पार्ट्स हैं। अब इस न्यूरॉन के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसे सेल्स से मौजूद दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स, और ये मिलकर के बनाते हैं एक लेयर जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये न्यूरॉन के ऊपर मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर मौजूद है तो सिग्नल फास्ट ट्रैवल करेगा न्यूरॉन के अंदर में से, अगर नहीं है तो सिग्नल जो है वो स्लो मूव करेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जब इसको कोई सिग्नल मिलेगा इस न्यूरॉन को, तो ये आगे दूसरे न्यूरॉन को देगा। कैसे, इसकी नर्व एंडिंग से दूसरे की डेंड्राइट में जाएगा। ये याद रखना है, कभी भी डेंड्राइट को डेंड्राइट की तरफ पॉइंट नहीं करना, या एक्सोनल एंड्स को एक्सोनल एंड की तरफ पॉइंट नहीं करना, ये बात याद रखनी है। अब जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि आपको बोल दें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लेबल कर दो, ठीक है, इसके फंक्शंस बता दो। वैसे इतना आसान तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है। तो ये डायग्राम मत बनाना, ये समझाने के लिए मैंने डाली थी, आपने ये डायग्राम बनानी है। मतलब जो मैंने ये बताया है ये क्या है, इस न्यूरॉन का ये एक्सोनल एंड बनाया है मैंने। ये क्या है, एक्सोनल एंड। जो एक्सोनल एंड होता है उसके अंदर वेसिकल्स मौजूद होती हैं, जिनके अंदर कुछ स्पेशल तरह का एक केमिकल मौजूद रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये सिग्नल्स को आगे भेजता है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को जब कभी बाहर से सिग्नल मिलेगा, तो जब इस मानो इस न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन के अंदर हमेशा सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है। तो यहां से जब यहां से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करके एंड तक पहुंच गया, मतलब इस एक्सोनल एंड में जब पहुंचा, तो वो वेसिकल के साथ हिट करेगा, तो वो वेसिकल आगे को मूव करेगी, उसको जब धक्का लगेगा तो इसकी वॉल के साथ हिट कर जाएगी, तो वहां से वॉल रप्चर हो जाएगी, और केमिकल जो है अगले न्यूरॉन से जितना गैप है उस गैप में रिलीज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इस साइनेप्स में ये केमिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। इस केमिकल को आगे पकड़ने के लिए, इसी केमिकल के लिए स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक एंड पर मौजूद होते हैं। सिर्फ डेंड्राइटिक एंड पर ही होते हैं, उधर नहीं होते, मतलब एक्सोनल एंड पर नहीं होते। तो यहाँ पर ये येलो में क्या है, रिसेप्टर्स हैं जो इस केमिकल को रिसीव करेंगे, और यहां पर देखो साइनेप्स में आते ही जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल सिग्नल में। इसलिए हम बोल देते हैं क्योंकि लीक हुआ है यहां से। तो फिर आगे जब ये एंटर होगा, दोबारा फिर से ये इस न्यूरॉन
की नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट में जाते ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा। तो ऐसे जो है वो नर्व है, वो नर्व इंपल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। तो जो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपने बस बता देना है। डायग्राम मत भूलना बनानी और ये सारी चीजें आपने लेबल करनी है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों हमेशा एक्सोनल एंड से ही ट्रांसफर होता है सिग्नल टू द डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सोनल एंड की तरफ क्यों नहीं जाता। मतलब एक में तो हो रहा है यहां से डेंड्राइट के एक्सोन तक, ऐसे नहीं है कि इस बार कि इसके हम बोले कि डेंड्राइट से इसके डेंड्राइट से इस तरफ मूव कर जाए, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, वेसिकल्स नहीं है जिनमें केमिकल हो, और दूसरे के पास रिसेप्टर्स भी नहीं है। तो इस वजह से जो सिग्नल है वो सिर्फ आगे की तरफ मूव करता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाता। तो बढ़ते हैं अब आगे, स्क्रीनशॉट कर लो आप इसका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अभी जो हमने सिग्नल भेजा वो कहां पर यूज होता है बॉडी में, उसका क्या रोल है। देखो जब भी कभी आप एक्स्ट्रा हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो या फिर आप ज्यादा ही एक्सट्रीम कोल्ड चीज को टच करते हो या कोई चीज आपको शार्प आपकी बॉडी के साथ टच हो जाए तो आप एकदम पीछे होते हो या अपना हाथ पीछे करते हो, है ना। तो अब ऐसे ही देखो, अगर फायर के साथ आपका हाथ टच हो रहा है तो आप एकदम हाथ पीछे करोगे। वो कैसे होता है, जो ये एकदम हाथ आपका पीछे हुआ या बॉडी का और कोई पार्ट पीछे हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कैसे होता है, इसमें हमारे बॉडी के अंदर हर जगह न्यूरॉन्स पड़े हैं, तो न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से सिग्नल को रिसीव करती हैं। तो यहाँ से क्या होगा, फिर इम्पल्स आगे मूव करेगी, वो हमारे ब्रेन में नहीं जाएगी, याद रखना स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। तो यहाँ से जो रेड में सिग्नल यहाँ से जा रहा है, ये कौन सा सिग्नल है, ये है सेंसरी इम्पल्स, क्योंकि सेंस करने के बाद आएगी ये सेंसरी इम्पल्स। कहाँ जाएगी, ये है स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ जाएगी ये, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में ही क्यों गई है, क्योंकि हम ब्रेन में अगर भेजेंगे तो ब्रेन तो सोचने में टाइम लगा देगा, इतना टाइम नहीं है, उतने में तो हाथ जल जाएगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड सोचेगी नहीं, एकदम से एक्शन करवा देगी। तो स्पाइनल कॉर्ड में से फिर एक सिग्नल जाएगा जो ब्लू में दिखाई दे रखा है यहाँ पर। तो ब्लू में से जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, ये है मोटर इम्पल्स। तो यहाँ से मोटर इम्पल्स जनरेट होगी जो फिर से कहाँ जाएगी, यहाँ पर उस ऑर्गन तक। उस ऑर्गन में ये जाएगी मसल्स तक। तो मसल्स जो है उनमें क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाथ जो है, जब भी कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी ऐसे मूवमेंट होती है, तो हाथ पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। जो ये पाथवे फॉलो हुआ है बच्चों, यहां पर तुम कंफ्यूज कर देते हो, जो ये पाथवे फॉलो हुआ है मतलब जो इफेक्टर ऑर्गन है उससे स्पाइनल कॉर्ड तक का, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपका मसल्स तक का या इफेक्टर ऑर्गन तक का जो ये पाथवे फॉलो हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो ये सारा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ने हैं, वेरियस ग्लैंड्स पढ़ने हैं। पहली बात, एंडोक्राइन का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास पाइप्स नहीं है, तो ये डक्टलेस है। एंडो में डी से याद कर लेना, डक्टलेस। इनके पास कोई स्पेशल पाइपलाइन वाला सिस्टम नहीं है, जो इन्होंने बनाया है डायरेक्ट ब्लड में फेंक देते हैं, गरीब है बेचारे। जो एक्सोक्राइन होते हैं उनके पास स्पेशल सिस्टम रहता है, उनके पास पाइपलाइन होती है, अपना नेटवर्क बिछाते हैं, जिधर भेजना है उसी को टारगेट ऑर्गन को ये अपनी सिक्रीशन देंगे। बट हमने पढ़ना है एंडोक्राइन। अब देखो ब्रेन के अंदर भी हमारे पास कुछ ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं, जिनमें हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की। पीनियल की नहीं करूंगी मैं। हाइपोथैलेमस क्या है, एक ऐसा ग्लैंड है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। डाइनसेफलॉन के ऊपर ये आगे की तरफ मौजूद होता है, ठीक है। अब देखो जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड ये एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके स्लीप वेक साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कब आप सोओगे, कब आप जागोगे, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है, एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन, जिसका क्या नाम है, मेलाटोनिन, ये सिक्रीट करेगा उसको। ये डार्क में रात के टाइम पे ही एक्टिवेट होता है और रात के टाइम पर ही ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है।
तो फिर हमें नींद आती है। जब भी कभी आप मोबाइल देर रात तक देखते हो तो उसकी लाइट की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पाता। हाइपोथैलेमस को एक बात और याद रखना, इसको थर्मोस्टैट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है, ये याद रखना। और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के ग्लैंड्स का क्या है, मास्टर है, तो याद रखना ये बात। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी का एक मास्टर ग्लैंड है जो बाकी के ग्लैंड्स की वर्किंग को कंट्रोल करेगा। ये सब बाकी के ग्लैंड्स को एक एक हार्मोन भेज सकता है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तभी तो ये मास्टर है, ये सबके ऊपर रूल करता है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले जो छोटे हैं उनकी ग्रोथ के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, या हमारी भी ग्रोथ के लिए यही हेल्पफुल था, क्योंकि ये क्या करता है, ये कुछ ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे पर्सन की जो हाइट है वो बढ़ती है। अगर इसी हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाए तो जाइगेंटिज्म हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम ग्लैंड की। यहाँ पर हम थैलेमस भी बोल सकते थे, वो रिले सेंटर है, ठीक है, जिससे सिग्नल आगे पीछे बॉडी में मूव कर रहे हैं। फिर ब्रेन से नीचे आपके इस रीजन में एक ग्लैंड मौजूद रहता है जिसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है थायराइड कॉज करवा सकता है। अगर इसी ग्लैंड में से थायरॉक्सिन हार्मोन की ज्यादा सेक्रेशन होती है और पर्सन जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट की लेस कंजप्शन करता है, तो उस पर्सन को ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी आर ऑलवेज एडवाइज टू कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो आपने बताना है कि अगर हम अपनी डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेंगे तो ग्वाइटर हो सकता है, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, थायरॉक्सिन की सेक्रेशन के लिए, ठीक है। अब आगे फिर उसके बाद हार्ट के आगे एक और ग्लैंड मौजूद रहता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इम्यूनिटी के लिए कुछ सेल्स बना सकता है। आगे है हमारे पास किडनीज के ऊपर कुछ ऐसे टोपियां पड़ी होती हैं, कि जो टोपियां हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये इमरजेंसी के टाइम पर बड़ा काम आता है। आपको थप्पड़ पड़ना हो, आपके पीछे कोई कुत्ते पड़ जाएं, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में आपके हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आपकी जो रेस्पिरेशन का रेट है उसको बढ़ाने के लिए आपको एक हार्मोन का सहारा चाहिए होता है। वो कौन है, वो आपके लिए कौन है, वो है एड्रेनालाइन हार्मोन, जो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसको इमरजेंसी, इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, तो आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ के आए थे, वहां पर सिर्फ हमने पैंक्रियाज में से आने वाले एंजाइम्स की बात करी थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हार्मोन्स की। याद रखना हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स। तो यहाँ से इसमें से दो केमिकल सिक्रीट होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है, एक है इंसुलिन सिक्रीट होगा, एक होगा ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन। अगर ब्लड में शुगर लेवल मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो ये क्या करता है, इंक्रीज्ड ग्लूकोज को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। कौन, इंसुलिन। जो ग्लूकागॉन है वो जो ग्लूकोज अगर कम पड़ जाए, डिक्रीज है, तो उसको डिक्रीज्ड ग्लूकोज को दोबारा फिर से इंक्रीज करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसमें ये हेल्प करेगा। अगर डिक्रीज्ड है तो ये उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप याद रखना, जब भी कभी इंसुलिन काम करता है, हमारी नॉर्मल बॉडी में हमेशा होता है, जब किसी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है तो उस पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता रहता है, ब्लड में ज्यादा सर्कुलेट होता रहता है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। तो उस कंडीशन में पर्सन को इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है बाहर से। अब नॉर्मली ये होता रहता है। अब होता क्या है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा, ज्यादा ग्लूकोज है, उसको इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल्स में स्टोर कर देगा। जब जरूरत पड़ेगी उसको निकालने की तो मसल्स में से निकालेंगे, ग्लूकागॉन को उसके ऊपर डालेंगे और उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर से उससे हम एटीपी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर मेल्स की बात कर रहे हैं तो उनमें टेस्टिस मौजूद होते हैं, जिनसे क्या रहते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन
सेक्रीट होते हैं जो किसकी हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में। ऐसे ही जो फीमेल्स हैं उनके केस में ओवरीज रहती हैं जिनसे हम कह सकते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब जो ये इन्होंने अपनी अपनी सेक्रीशंस दी हैं उनके लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, सबसे पहले अगर थायराइड की बात करें हम, तो उसको क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजता है कि तू भाई अपना थायरॉक्सिन भेज, ये थायरॉक्सिन देगा, ठीक है। अब अगर इसने थाइमस से काम करवाना है तो ये उसको भी एक सिग्नल भेजेगा। टेस्टिस एंड जो ओवरी है इनको भी ये LH एंड FSH हार्मोन्स भेजेगा, जिससे क्या होगा, ये फर्दर अपने हार्मोन्स सिक्रीट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में से वो रहेंगे प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स या फिर प्लांट मूवमेंट्स। तो उसमें से हमने क्या करना है कि प्लांट के अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो 5 हार्मोन्स हमने याद करने हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। अब ये कौन से हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, फिर जिब्रेलिन है, एथाइलिन है, या फिर हमारे पास एब्सिसिक एसिड है। याद रखो जो ऑक्सिन है, ठीक है, ऑक्सिन है, या फिर साइटोकाइनिन है, या फिर आपके पास जिब्रेलिन है। ये तीनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमेशा डॉर्मेंसी को ब्रेक करेंगे। मतलब अगर प्लांट का कोई पार्ट जैसे सीड या फिर बर्ड जो है वो इनएक्टिव स्टेट में है तो ये उसको एक्टिव करेंगे, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएंगे। और जो बचे 2 हार्मोन्स हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड, इसको ऐसे याद करो कि साइंस से सबको स्ट्रेस होता है, साइंस, ठीक है। तो आपको यहां से क्वेश्चन एक बनता है, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन एंड व्हाई। तो आपने याद रखना है कि एब्सिसिक एसिड ही है जो हमें स्ट्रेस देता है, हमें पढ़ने नहीं देता, ठीक है, मतलब प्लांट को बढ़ने नहीं देता। तो ये क्या करेगा, ये डॉर्मेंसी को बढ़ावा देगा, मतलब इनएक्टिव स्टेट को बनाए रखेगा, उसको एक्टिव ही नहीं होने देगा, मतलब बर्ड एंड सीड एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो डॉर्मेंसी को ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन। वो क्या है, वो एक सिंथेटिक हार्मोन है और वो गैशियस हार्मोन है। ये प्लांट के फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, इतना ही याद रखना है। इस हार्मोन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सिन कैसे प्लांट के फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी मैं आपको पहले ट्रॉपिक मूवमेंट बता दूं या नेस्टिंग मूवमेंट्स बता दूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, प्लांट जो है 2 तरह के मूवमेंट करता है, एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट, एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तुम ऐसे ऐसे झूम रहे हो, क्या तुम्हारी कोई ग्रोथ हो रही है? तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई ग्रोथ हो रही है? तो ये क्या है, कुछ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं। ऐसे ही प्लांट भी करता है, जब कभी वो जस्ट किसी बाहर वाले सिग्नल के आने की वजह से बस मूव कर जाए तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अगर बाहर से आए सिग्नल की हेल्प से उसकी ग्रोथ हो तो उसको बोलेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट, ठीक है। अगर बात करें ग्रोथ डिपेंडेंट की तो हमें याद करना है फोटोट्रोपिज्म। फोटो से याद करो लाइट, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। फिर हमारे पास है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। फिर हमारे पास है जियोट्रोपिज्म। फिर है हमारे पास कीमोट्रोपिज्म। ये बस आप याद रखो, ये सारे मूवमेंट क्या है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। ये सारे क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट है, मतलब इनकी वजह से ग्रोथ होती है। अब देखो, फोटो से लाइट, जब भी कभी प्लांट के ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसकी स्टेम जो है, जैसे इसमें हो रहा है, वो किधर हो रही है, लाइट की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर ऑक्सिन का रोल याद रखना है। ऑक्सिन जो है वो हमेशा प्लांट के जो शूट है उसके टिप पर मौजूद रहता है। अब जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो शेड की तरफ भागेगा, और जिससे क्या होगा कि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि प्लांट क्या कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म कर रहा है। तो ऐसे जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, वो प्लांट की फोटोट्रोपिज्म करवाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। फिर
हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर बाहर से आया हुआ एक सिग्नल है। आप पॉट में वाटर डालो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, रूट्स जो है वो पानी की तरफ भागेंगी और स्टेम पानी से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर की डायरेक्शन में रूट्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। स्टेम ऑपोजिट में है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, जब जिधर को ग्रेविटी लग रही है उस तरफ को प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो वो जियोट्रोपिज्म है। तो रूट जो है वो जियोट्रोपिज्म करती है, स्टेम जो है वो जियोट्रोपिज्म नहीं करती, मतलब वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है। अगर बात करें कीमोट्रोपिज्म की, तो यहाँ पर जब प्लांट केमिकल की तरफ ग्रोथ शो करे, जैसे जब भी कभी प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब की हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो ओवरी के अंदर जो केमिकल्स पड़े हैं उनकी तरफ अपनी ग्रोथ करती है, चाहे वो डाउनवर्ड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइटोहॉर्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स। लास्ट जो बात है वो क्या है, नास्टिक मूवमेंट, जिसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, बस मूवमेंट हो रही है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम छुई मुई प्लांट बोलते हैं, अगर उसको टच करते हैं वो अपने लीव्स को ऐसे क्लोज कर लेता है, तो वो क्या है, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। तो वहां पर आपने छुई मुई मतलब टच मी नॉट, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका, प्यूडिका। तो मिमोसा प्यूडिका की एग्जाम्पल याद रखनी है। सो विद दैट वी आर डन विद दिस वेरी चैप्टर। सो बढ़ते हैं अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो वो आप देख ही पा रहे हो, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट फोटोट्रोपिज्म। तो वो कौन सा हार्मोन है, मैंने बता ही दिया आपको, ऑक्सिन था वो, ठीक है। तो वैसे आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताओ ये इनमें से हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, फोटोट्रोपिज्म क्या है, जियोट्रोपिज्म क्या है, तो नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, विद डायग्राम अब बता सकते हो। सो विद दैट वी आर डन विद दिस वेरी चैप्टर।